8+6, हाँ। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हैज sigma 2pz as HOMO, that is highest occupied molecular orbital, and pi antibonding as LUMO। ये चीज आपको अब बता दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास सिग्मा 2pz होमो था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा आपका सिग्मा 2pz है। और पाई एंटीबॉन्डिंग देखिए लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मेटल हैव वेकेंट ऑर्बिटल एज वेल एज लोन पेयर, एज वेल एज लोन पेयर। कौन सा मेटल बेटा? सेंट्रल मेटल एटम की बात होती है यहाँ पे। जब भी बात करेंगे जो सेंट्रल में मेटल एटम प्रेजेंट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास बेटा खाली ऑर्बिटल है, नो डाउट खाली, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि खाली नहीं है। खाली तो है बेटा, बट फिल्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं NiCO4, यही होता है। तो निकल का बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो निकल का आएगा बेटा 4s2 3d, कितना आएगा 8 आना चाहिए। सो देखो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बट यही आना चाहिए ना, देखो तो। हाँ 3d 8 ही तो है। ठीक है, अब देखो बेटा ये 4s को मैंने थोड़ा यहाँ गलत बना दिया है बेटा, 4s को यहाँ मुझे बनाना चाहिए था, तब ज्यादा सही रहता। ठीक है, ये रहता है। आप समझो बात को बेटा, ये पेयरिंग करेगा। पेयरिंग क्यों करेगा बेटा? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेंड। ये नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए। तो ये बनना है बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये खाली हो गया। अब देखो यहाँ वेकेंट है, बट ये सब तो लोन पेयर है ना। ठीक है, तो मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा, लोन पेयर भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोन पेयर ना हो, मेटल एटम के पास होना ही होना है। अब एक आध एक्सेप्शन निकालिएगा तो वो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। अब देखो क्या होना है बेटा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर इसमें आएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और लास्ट लोन पेयर। तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन NiCO4 का। बट हम लोग इसको किसी और काम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
तो अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा। ये बनना चाहिए। ध्यान से सोचो, अगर अपने को लिखने बोल दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे यहां होमो से गया है। कहाँ गया है? वेकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बोलेंगे। तो ये रहा निकल, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर। अच्छा, निकल यहाँ बनाना था। बेटा लोन पेयर से तो sp3 में आया, बट बेटा यहां से यहां आया। मैं बता रहा हूं बेटा, अब यहां से यहां वापस जाएगा। अब क्वेश्चन ये तो है कि चलो ये तो लोन पेयर है, ये तो देगा, बट ये किस में लेगा, ये किस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा? तो कोई बताएगा बेटा किस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा ये किस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन? यार याद कीजिए, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब तो कर कर आए थे बेटा, इतना फिर क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा खाली है उसके पास स्पेस। पलट के देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कराए थे, ऊपर जाके पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है। बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेटा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी भी आ सकते हैं। किस में आएंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। तो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड में बेटा आपका एक तो बेटा ये वाला आपका इधर से आया बॉन्ड, ये दूसरा वापस इसको रिटर्न करता है। हम लोग को मालूम है बेटा, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ बॉन्ड इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आपको लिखना है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स या मेटल कार्बोनिल बॉन्ड हैज सिग्मा as well as pi character. Sigma bond is formed by donation of lone pair on carbonyl carbon into vacant orbital of metal, into vacant orbital of metal. तो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है सिग्मा एज वेल एज पाई कैरेक्टर, पहला पॉइंट।
Sigma bond is formed by donation of lone pair on carbonyl carbon into vacant orbital of metal. कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा इसको कार्बोनिल भी बोला जाता है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम filled d orbital of metal to pi anti-bonding orbital of carbonyl molecule of या कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथेंस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो बेटा ए और बी है, इसके बीच में पहले आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना, फिर बाद में इसने इसको बैक डोनेट कर दिया। मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले ये वाला डोनेशन होता है, इन रिटर्न में ये वाला डोनेशन होता है। ठीक है, इस बॉन्ड का नाम बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है ना। व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग समझिए बेटा, अगर ये वाला स्ट्रांग होता है ना तो ये स्ट्रांग हो जाता है, ये स्ट्रांग हुआ तो ये लोग दोनों और क्लोज आ गए तो ये वाला भी स्ट्रांग हो गया। इफ दिस गेट्स स्ट्रांगर देन दिस बिकम्स स्ट्रांगर, इफ दिस बिकम्स स्ट्रांगर दिस इन रिटर्न मेक्स दिस स्ट्रांगर, फिर ये इसको स्ट्रांग बनाएगा, ये इसको स्ट्रांग बनाएगा, ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा। तो बेटा बेसिकली 1+1 यहाँ नॉट इक्वल टू 2 है, 1+1 इज इक्वल टू 11 है। मतलब 1+1 इज इक्वल टू 11 क्यों बोलते हैं बेटा? क्यों एक दूसरे को लोग स्ट्रेंथ देते हैं, इसीलिए 1+1 इज इक्वल टू 11 बोलते हैं। तो बेटा इसी चीज का नाम है सिनर्जी। व्हाट इज सिनर्जी? आप बेटा एक आदमी का खाना खाते थे, आपका फ्रेंड एक आदमी का खाना खाता था, दोनों एक दिन होटल में बैठे और दोनों ने मिलकर 3 आदमी का खाना खा लिया, तो बोलेंगे सिनर्जिक इफेक्ट हुआ है। दोनों के आने से बेटा एनर्जी का सिंथेसिस हुआ है। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इज नोन एज सिनर्जी। इनफैक्ट सिनर्जी का अगर आप डेफिनेशन खोजेंगे तो मतलब यही है,
सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सिनर्जी। तो सिनर्जिक इफेक्ट क्यों बोले बेटा, ये स्ट्रांग होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, मतलब साइक्लिकल इफेक्ट चालू हो जाता है। दिस इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट और सिनर्जिक बॉन्डिंग। चलिए अब एक एक करके मॉलिक्यूल देखेंगे, ठीक है बेटा। FeCO होल 5 क्या होता है, FeCO होल 5 देख लीजिए बेटा, अब ये याद रखना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्यों ये सबको ध्यान क्यों रखना चाहिए, तो देखो बेटा किया क्या गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में ना कुछ स्ट्रक्चर बना दिए गए, अब उस स्ट्रक्चर को आपको बस ध्यान रख लीजिए। ये ज्यादा बड़ा हो गया बेटा, इक्विटोरियल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की तरफ रहेगा, इक्विटोरियल को छोटा कर लीजिएगा और एक्सियल को बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इससे आप उस आपसे कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले बेटा, तो आप मुझे निकाल के बताइए क्या आया इसका हाइब्रिडाइजेशन। और पूछेगा बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से, उतना ड्रॉ नहीं करना है, रफ में, मतलब मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आया इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो कितना बताइएगा, कैसे कीजिएगा, जल्दी से बताइए। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। कोई जल्दी से बताए बेटा। देखिए आंसर है बेटा D2 आपका, चलिए आगे कर देते, 3D6 4s2 आना है ना, कितना आता है कार्बन, हाँ 3D6 4s2। तो बेटा पेयरिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3D10 हो, ये दोनों 3D8 हो जाएगा, और ये आपका 4s0 हो जाएगा। तो 3D8 हो गया बेटा, मतलब डी में एक खाली है, मतलब डी में एक खाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3P। तो कितने चाहिए आपको, 5 चाहिए, 3 4 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, DsP3 आएगा। तो आंसर इज DsP3। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाए थे, इसी से क्लिक करना था, या तो sp3d होगा या DsP3 होगा। अब बेटा DsP3 इसलिए होना है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब जरा ये बताइए, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन लो कॉम्प्लेक्स। स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, एक बनेगा CrCO होल 6, ये भी आप लोग बना सकते, 6 है बेटा, ऑक्टाहेड्रल के अलावा कोई स्कोप नहीं है, तो आपको 6 बनाने हैं बेटा, तो सीधा ऑक्टाहेड्रल बनता है। ऑक्टाहेड्रल में बेटा इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में कोई डिफरेंस होता है बॉन्ड लेंथ का, या सेम होता है, याद है कुछ, नहीं, सर सेम रहता है। सही है बेटा, सेम होता है। हाँ, अच्छा रिचा बेटा आपने आंसर दिया था, सही दिया था, DsP3। चलिए बेटा आप देखो, ये आपका या तो sp3d2 होगा या तो D2sp3 होगा, बेटा sp3d2 नहीं होगा, D2sp3 होगा, क्योंकि अपना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पीछे में का क्रोमियम का डी बहुत सारा खाली है, तो दिस इज D2sp3। अब एक क्वेश्चन लिखिए,
why MnCO whole 5 forms a dimeric structure? देखिए बेटा, आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैंगनीज का मोनोमर का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैंगनीज है। मैंगनीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 4s2 3d5, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंगनीज का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को याद है? क्रोमियम का होता है 20 कितना? 4. 4, बहुत सही। 25 हो गया आपका मैंगनीज का। तो ध्यान से समझिए, क्रोमियम मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। तो मैंगनीज के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 25। तो मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन टोटल माने जाएंगे, क्योंकि मैंगनीज न्यूट्रल है अभी। यहां पर भी देखा जाए तो बेटा मैंगनीज न्यूट्रल स्पीशीज है। अब बेटा इसको 5 कार्बन मोनोऑक्साइड आ गए, इसके पास 5 कार्बन मोनोऑक्साइड आकर इसको इलेक्ट्रॉन दे गए। तो हर एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने कितने से इसका इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज किया? +2 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 लिगेंड। तो कितना आया बेटा? 35। बेटा नियरेस्ट नोबल गैस कहां पे है? 36 पे है। तो 1 शॉर्ट ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझिए बात को, अभी बता रहे हैं। काउंट कीजिए, यहाँ पे क्रोमियम का है बेटा 24 इलेक्ट्रॉन, +6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन, कितना आया? 36। अब जाके जितना भी मॉलिक्यूल ड्रॉ किए ना बेटा, हर एक का जाके ऐड करके देखिए 36 आना है। ये जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया है ना, इतने सारे हम लोग बना के देखे ना, जाके ऐड करके देख लीजिए, आप सबका 36 आ रहा होगा। तो MnCO5 35 में क्यों बैठा रहेगा? उसको भी 36 चाहिए। अब ये 36 कैसे कर सकता है? बहुत तरीके 36 करने के। उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, ध्यान रखिएगा, दिस नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर ये एक और कार्बोनिल मोनोऑक्साइड ले लेगा ना, मान लीजिए MnCO6 बना देता है ना बेटा, तो ये 37 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा कराता है, ठीक है, अपने को 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा करना है। कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा है इसको करना है तो? बताइए बेटा। सब कुछ बेटा केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किए थे। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एटम को 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है, पर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कोवेलेंट. तो एटम को हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लीजिए। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सीधा 1 का फायदा, 2 का फायदा होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले से 1 था, 1 का फायदा और हो गया। तो अब बेटा आपको चाहिए सिर्फ एक, और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कोई उपाय नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं बना सकते, आपको कोवेलेंट बनाना है। अब कोवेलेंट बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं, मैंगनीज मैंगनीज के साथ बनाएगा। मैंगनीज मैंगनीज के साथ बनाएगा, मतलब MnCO5 2 से रिएक्ट करके बनाएगा Mn2CO10। ये डाइमर है बेसिकली, ठीक है, Mn2CO10। Mn2CO10। तो why does it form डाइमेरिक स्ट्रक्चर? तो आपको बोलना है कि इसका पास 35 अभी लिखा देंगे, ठीक है, क्या बोलना आगे देख लीजिए।
अब मैंगनीज के पास बेटा इस तरीके से हो गया, देखो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। बन गया MnCO होल्टन। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ड्रॉन है तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपको लिखना है इन MnCO होल 5 effective atomic number, effective atomic number of manganese is 35, so it undergoes dimerization to achieve 36 as EAN. Now what is EAN? Effective atomic number. समझ में आया? आपको सीधा बोलना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंगनीज का 35 है, वो चाहेगा 36 करना। 36 क्यों चाहेगा? क्योंकि 36 क्रिप्टॉन का है इसलिए चाहेगा। Why MnCO whole 5 can act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये सब बोर्ड में नहीं आना है, ये सब जॉइंट में आएगा, स्टेटमेंट की तरह आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरह करा दे रहे, याद रहेगा। तो बेटा MnCO5 can act as oxidizing agent means MnCO5 can gain electron. Why it can gain electron? Because it needs one electron to attain नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन है बेटा, हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। लिख लीजिए बेटा इसको कि इसका आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है, इसको 36 चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना तो बता दिए, सिंपली एटॉमिक नंबर लीजिए और ऐड कर दीजिए लिगेंड का सारा इलेक्ट्रॉन। चलिए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा कोबाल्ट 2 है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड 8 है। तो बेटा कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पकड़ाइए, 4 उसको पकड़ाइए, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 4 मैं इसको पकड़ाने वाला हूँ, हम्म, 3 और एक 4, बन गया बेटा।
ठीक है, क्यों बना बेटा, यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हो बेटा। कोबाल्ट का कितना है बेटा, 27 ना, को नहीं 27 25 26 ना, 26 है। 27 होता है। हाँ 27 वही तो बोला, 27 आएगा, आयरन का 26 ना, तो 27, तो 27 इलेक्ट्रॉन खुद के, 1 2 3 4, तो 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 35 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसीलिए इसने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ बनाने से इसके पास एक और ऐड हो गए, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, चलिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा होपफुली सबको निकालना जान गए, सिंपल है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपको बस, उसी को इन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, चलिए लिख ही लीजिए, डिफाइन ई ए एन, डिफाइन ई ए एन, देखो डेफिनेशन आना नहीं है। रिजल्टेंट number of electrons on central metal atom after receiving electrons from ligand is called EAN। ठीक है, सिंपल सा, रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड इज कॉल्ड EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेटा होपफुली आप लोग सब कुछ बना सकते हैं, फिर भी मैं एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप लोग सबको निकाल पाइएगा। कॉपर का निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तरीके से निकालिएगा प्रॉपर लिखकर। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना आएगा बेटा, 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। निकाले बेटा, कितना आया देख लीजिएगा, 36 नहीं आना है, ठीक है। 35 4NH3 से, हाँ बेटा बहुत सही, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आपका 35 आना चाहिए। ठीक है, बहुत सही बेटा। देखिए बेटा, जरूरी नहीं कि हर बार आपका 36 ही आ जाए, 35 भी आ रहा है तो मतलब दिस कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको ये सिंपली बोल के आ जाना है। ठीक है,
जब भी ऐसा कुछ पूछे व्हाई दिस कैन गेन इलेक्ट्रॉन, व्हाई दिस कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, आंसर निकाल दीजिए, बोलिए ऐसा होता है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना बेटा ऐसा, वो भी गलत पूछ रहा है, तो हम लोग गलत आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो उतना सही नहीं है, मतलब विदाउट एनी लॉजिक का है बेटा। क्यों? हम लोग मान चुके हैं कि 2 8, ये जो आउटर मोस्ट है बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट वाला जो फंडा है ना बेटा, ये गलत है। अब हम लोग तो मान चुके हैं इस बात को, हम लोग तो आ गए एमओटी पे ना अब। और एमओटी में तो बेटा वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये बैलेंस चलेगा, कुछ नहीं है एमओटी में। तो एमओटी में तो साफ साफ बोल दिया गया है कि ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द एंटायर मॉलिक्यूल। तो यहाँ अब बैलेंस शेल वगैरह नहीं रहा है एमओटी में। अब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाई दिस एक्ट एज दिस, तो ठीक है, वैसा ही जवाब मिलेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो बस दिया गया था बट फेल कर गया है, वैसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव किया। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म और कोई ऐसा चीज है बेटा जो इसमें रह गया है, या जो आपको, आप खुद से पढ़े हो, आपको समझ में ना आया हो बेटा? हाँ सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, एक चीज तो मिस करा दिए बेटा आप लोग। हाँ बोलिए 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 एक बोलिए। मैग्नेट क्या सर, बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाँ, सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर छूट गया था। और सर एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन हाँ एंटिटीज। बेटा, जो मैग्नेटिक वाला आप जब बता रहे हैं ना बेटा, उसमें क्या छूट गया? उसमें तो आपको बता दिए बेटा म्यू कैसे निकालना है, उसमें कुछ नहीं सर, टॉप। पढ़े तो सर पार हो गया ऊपर से। अच्छा, वो एनसीईआरटी से आप बोले पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आया क्या? अच्छा ठीक है, चलिए देख लेंगे आपका वो बोला। ठीक है बेटा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट मिस हो गया बेटा, सीएफटी करते करते हम लोग ध्यान ही नहीं रहा। बेटा हमने ऑक्टाहेड्रल का सीएफटी किया है ना, स्क्वायर प्लानर का भी करना है और टेट्राहेड्रल का भी करना है ना। व्हाट दिस मीन बाय दिस, देखो ऑक्टाहेड्रल में बेटा स्प्लिटिंग कैसे हुआ था बेटा, यहाँ पे तीनों एक साथ बनाएंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग क्या हुआ था, यहाँ पे आपके बेटा 3 लोग आए थे, ऊपर 2 लोग गया था। नीचे 3 लोग कौन कौन आए थे बेटा, डी ऑफ एक्स वाई आया था, डी ऑफ वाई जेड और डी ऑफ एक्स जेड आया था। ऊपर आएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी ऑफ जेड स्क्वायर। इसका नाम था बेटा T2G और इसका नाम था ई ऑफ जी। टेट्राहेड्रल में बेटा उल्टा होता है। अगर मान लो मॉलिक्यूल बेटा अपना ऑक्टाहेड्रल है तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हुआ, टेट्राहेड्रल में उल्टा होगा। This will be d of xy, d of yz and d of xz, dx square minus y square and d of z square. This will be E and this will be T2G. बट डायग्राम में बेटा आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से दोनों इक्वल मैंने बनाने का ट्राई किया है। बट आपको याद रखना है स्प्लिटिंग इन, अच्छा आगे इतना बना लीजिए बहुत फास्ट, यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, सब कुछ फास्ट हो जाता है। बनाइए पहले आप लोग। दोनों को मैंने इक्वल तरीके से बनाया पर दोनों इक्वल नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग है ना। ये ऑक्टाहेड्रल में कोई और मॉलिक्यूल होगा, टेट्राहेड्रल में कोई और मॉलिक्यूल होगा। एक ही मॉलिक्यूल का फॉर्मूला टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल थोड़ी ना बनाएगा। जो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा वो टेट्राहेड्रल नहीं बनाएगा, जो टेट्राहेड्रल बनाएगा ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी एक तरीका है कंपैरिजन का जो बता देते हैं। ये रिवर्स क्यों हुआ वो भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी स्क्वायर प्लानर बना लेते हैं, फिर वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
चलिए अब क्वेश्चन स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल complex is less than that of octahedral complex। मान लो किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग स्प्लिटिंग 3 का देखेंगे तो बहुत सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी 3 नहीं पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी अराउंड 3 डिफरेंस इनका और इनका। इनका बेटा 3 आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है वो समझो बात को। यहाँ पे बेटा 6 लीगेंड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 लीगेंड होते हैं। तो 6 लीगेंड मिलके ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो इनका डिफरेंस बढ़ जाएगा, 4 लीगेंड कम रिपल्शन करेंगे तो इनका डिफरेंस कम हो जाएगा। लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू 2 रीजन। नंबर 1, only 4 ligands in tetrahedral compared to 6 in octahedral। in octahedral। अब देखो बेटा ये चीज मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में बताया था कि ऑर्बिटल्स में बेटा जो वो आ रहा है बेटा वो डायरेक्शन है उसका बेटा अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने आपको बता रखा था। आप यही चीज बेटा इसमें समझो बात को, टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्या होगा बेटा, कैसे बनाए, चलिए निकल कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा यहां पर माना ये गया है ना कि ये जो आपका एक्सिस था ना बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका 45 डिग्री है ना ऑर्बिटल का। बेटा यहां पर लीगेंड इस डायरेक्शन से नहीं आ रहा, अब लीगेंड इस डायरेक्शन से आ रहा, इस डायरेक्शन से आएगा। देखो इधर से नहीं आएगा लीगेंड, यहां से आएगा। डायरेक्टली 45 पे नहीं आता बेटा, एंगल याद करो 109.5 होता है ना। तो बेटा यहां पर तो डायरेक्टली अप्रोच कर गया था अलोंग द एक्सिस, यहां तो बेटा डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है, हल्का एंगल में। सेकंड बेटा ऑक्टाहेड्रल में बेटा ये वाला ऑर्बिटल ऊपर चला गया था, इनका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। क्यों? ऑक्टाहेड्रल में लीगेंड एकदम इसके डायरेक्शन में आया था, टेट्राहेड्रल में बेटा लीगेंड एकदम इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। सेकंड ऑक्टाहेड्रल में इसका एनर्जी इंक्रीज किया था dx² - y² का। क्यों? इस डायरेक्शन से आया। यहाँ पे बेटा लीगेंड जो है ना इंटरएक्सियल आ रहा है, तो बेटा इसका बढ़ेगा ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है, dxy है ना बेटा, तो लीगेंड dxy को परेशान करेगा। ऑक्टाहेड्रल में dx² - y² को परेशान कर रहा था। ठीक है, तो एक तो रीजन है बेटा कि 4 लीगेंड थे। दूसरा है बेटा जो लीगेंड है बेटा वो डायरेक्टली 45 डिग्री में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली 45 डिग्री में अप्रोच नहीं कर रहा है डी ऑफ एक्स वाई को। इट इज नॉट डायरेक्टली अप्रोचिंग एक्स वाई, इट इज अप्रोचिंग विथ एन एंगल, दैट्स व्हाई रिपल्शन विल बी स्लाइटली लेस। समझ में आया? तो लिख लेंगे बेटा इन टेट्राहेड्रल द लिगेंड इज नॉट approaching directly at 45 डिग्री एंगल। ठीक है, ये बेटा बोर्ड वगैरह में नहीं आएगा, ये जॉइंट वगैरह में आएगा कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट
अब आपको बेटा यहाँ ही पे वापस आते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा इसको हम लोगों ने डेल्टा ओ बोला था, डेल्टा नॉट याद है, फिर मैंने ओ बताया था कि ये ओ है बेटा, एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल है। और यहाँ पर बेटा लोग इसको डेल्टा ऑफ टी बोलते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है। जनरली डेल्टा टी इज दैट इज टेट्राहेड्रल इज 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, 50% के अप्रॉक्स है। डेल्टा टी इज 4/9 of delta O, that is octahedral, approximately 50%. नेक्स्ट, अब बेटा स्क्वायर प्लानर का समझिए, ये खुद से जरा सोचिए आप। स्क्वायर प्लानर में लिगेंड किस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा? स्क्वायर प्लानर में लिगेंड किस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा? बेटा इंटर एक्सियल तो नहीं करेगा, अलोंग द एक्सिस करेगा। अब मैं आपको बता दूं बेटा, एक्सिस जो होगा बेटा लिगेंड का, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक इधर से और एक इधर से। अब मुझे आप ये बताइए सबसे अधिक परेशान कौन सा ऑर्बिटल होगा? जल्दी से बताइए बेटा। स्क्वायर प्लानर में चारों प्लेन से आएंगे, एक्स एक्सिस से दो लोग, एक प्लस एक्स से एक माइनस एक्स से, एक प्लस वाई और एक माइनस वाई से। आप मुझे ये बताइए सबसे अधिक परेशान कौन होगा? dx2y2। क्या बेटा? dx2y2। परफेक्ट बेटा, सबसे ऊपर चला जाएगा dx² माइनस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट कौन परेशान होगा? देखो कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट कौन परेशान होगा बेटा? एक और बता दीजिए फिर हो जाएगा। dz²। ठीक है, उसके बाद चलिए और बताइए। dz² होगा। dz² का बेटा जेड वाला लोब कैसे है बेटा? परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से बाहर है ना बेटा। देखो डी ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर क्यों हुआ? क्लियर है बेटा, dx² माइनस वाई स्क्वायर तो बिल्कुल ऐसा है। dz² कैसा है बेटा? बाहर आ रहा प्लेन से, ऐसा करके है। एक रिंग है प्लेन पर, तो रिंग है तो रिंग है, तो इससे क्या है? और सोचिए। नेक्स्ट। वही तो रिंग के चारों तरफ है ना, तो चारों तरफ से डिस्टर्बेंस आएगा उसका। ठीक है चलिए और बताइए, मैं समझ रहा हूँ कि बात, आगे और बताइए बेटा। नेक्स्ट कौन परेशान होगा? dx1। डी, x1। हाँ ये सही होता है, डी ऑफ एक्स वाई। देख लीजिए dx² माइनस वाई स्क्वायर होगा तो हाँ सर। ठीक है। फिर होगा आपका डी ऑफ एक्स वाई, फिर होगा आपका डी ऑफ z², और ये दो लोग इक्वल होंगे बेटा, डी ऑफ वाई जेड एंड डी ऑफ एक्स जेड। आई एम, ये पूरा क्लियर है बेटा, वाई जेड और एक्स जेड बराबर में ही रहना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? अब ये बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट करना जरूरी है। क्यों? ये एडवांस वगैरह में आएगा, नीट में बेटा नहीं आएगा, बट एडवांस में तो जरूर आएगा। ठीक है, ये वाला ऑर्डर। देखो बदमाशी क्या करेंगे ये लोग, ये बोलेंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, आपको बोल देगा स्क्वायर प्लानर है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड बता देगा, और बोलेगा D3 का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कीजिए। तो D3 मतलब बेटा कहाँ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। D5 बोला तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके ड्रॉ करना है आपको। अब याद से सोचो बेटा, आप लोग को ये वाला क्वेश्चन था, sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ है? याद आ रहा कुछ? क्लास 11th में आता था। dyz और dz। हाँ बेटा, dyz या फिर dz। ठीक है आगे इसको बना लीजिए फिर लिखाते हैं।
सारा लिखाएंगे अभी। तभी बेटा वही था ना, बताना होता है, तभी लिखाने से समझाने से कोई मतलब ही नहीं है, समझ ही नहीं सकते थे। यहाँ अभी सारा करा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, समझिए बात को। DsP2 अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से, DsP2 है कोई, इसको भूलिए, ठीक है, आगे समझिए। DsP2 है तो एक डी इस्तेमाल हुआ बेटा। क्यों एक डी इस्तेमाल हुआ? बाकी डी क्या हुए होंगे? बाकी जो 4 डी बचे हुए थे बेटा यहाँ पर, उसका क्या होगा? 4 डी बचे थे बेटा, वो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ हाइब्रिडाइजेशन में? क्योंकि उसमें क्या था बेटा? पेयरिंग हो गया। बहुत बढ़िया, उसे पेयरिंग था। मतलब D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा तभी ना DsP2 होगा बेटा। ये डी खाली है मतलब एक ही डी खाली है। देखो DsP2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन में ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, सबके सब खाली है, ये चारों खाली है, तो ये लोग ऑक्युपाइड है। अगर मैं आप बोलूं स्क्वायर प्लानर में D8 रखना है बेटा, तो कहाँ कहाँ रखोगे आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कौन खाली रह गया? खाली कौन रहेगा बेटा? ये रहेगा ना। अच्छा मैं आपको बोलूं स्क्वायर प्लानर में D8 बनाना है, बनाइए। कौन सा बनेगा स्क्वायर प्लानर में D8? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, ये खाली रहेगा ना। तो DsP2 में बेटा अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है तो कौन सा डी यूज होगा? DsP2 में कौन सा डी यूज हो रहा है बेटा? dx2 y2। -y²। अब y²। रट्टा मार के रखना है ये बेटा एकदम। DsP2 में आंख बंद करके D(x²-y² यूज होगा। चलिए अब आइए sp3d में। देखो sp3d में मतलब आउटर डी है, मतलब बाहर वाला डी है। तो बाहर वाला डी बेटा पांचों, बाकी जो नहीं यूज किए हैं, जो 4 डी यहाँ नहीं यूज करना है, वो खाली है या ऑक्युपाइड है? तो वो खाली है बेटा, वो तो आउटर है ना, वो तो खाली था पूरा, उसमें से एक डी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तब क्वेश्चन ये है कि उसमें से हम लोग को कौन सा डी यूज करना है। और ध्यान रहे बेटा, sp3d जब मैं बनाऊंगा तो आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा। बताइए बेटा कौन सा डी इस्तेमाल करना चाहिए? बेटा यहाँ पर आपको dy है। देखिए, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर याद है बेटा, ऐसा आता है ना, यही आता है ना बेटा। हाँ सर। ठीक है, ये अगर ये वाला दोनों हमको यूज करना है बेटा, तो आप ही सोच के बताओ बेटा कौन सा ऑर्बिटल ये रखना होगा हम लोग, ये कौन सा ऑर्बिटल हम लोग को यूज करना चाहिए? हम्म, अरे सोच के बेटा, DZ² नहीं आ रहा है? dz²। हाँ बेटा, आप कोई और भी ऑर्बिटल यूज करके देखो, परेशानी पता क्या हो जाएगी आपको। ये वाला और ये वाला बेटा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए। आप देखो कुछ और भी यूज कर लो बेटा,
आपने क्या यूज किया, px यूज किया, py यूज किया और pz यूज किया। ठीक है, अब बेटा अगर आप dz यूज करते, मान लो d ऑफ xy यूज करते हो, तो बेटा z के अलोंग में आप देखेंगे तो pz का खाली कंट्रीब्यूशन है। आपने इस तरीके से बनाया, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये दोनों आपका एक्सियल है। आपके हाथ बेटा आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक्सियल का ऊपर वाला और एक्सियल का नीचे वाला दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होना चाहिए, दोनों अलग स्ट्रेंथ के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा बिल्कुल। तो दोनों का स्ट्रेंथ आपको एग्जैक्टली बराबर चाहिए। अब आप बताइए एस का चलो डायरेक्शन नहीं है, अब आप क्या करोगे, पी एक्स पी वाई पी जेड लोगे, फिर डी ऑफ एक्स वाई ले लोगे, या डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लोगे, या डी ऑफ जेड स्क्वायर लोगे। या ऐसे भी सोचो बेटा, जब sp3 आप लोग थोड़ा आप लोग को नहीं हो पता होगा, अभी ये सब है भी नहीं आप लोग के सिलेबस में। जब sp3 होता है ना बेटा, तो आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप चाहते क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल के लिए हम लोग करते क्या है बेटा, sp3 लेके बेटा ये वाला आ गया, हम लोग चाहते हैं कि डी ऑफ एक इसको डी ऑफ जेड स्क्वायर लेके ये यहाँ से डी ऑफ जेड स्क्वायर आए, तो ये आपका इस तरीके से इक्वेटर में चला जाए, ये 3 इक्वेटर में चला जाता है और ये डी जेड स्क्वायर चला आता है। ठीक है, इसके लिए बेटा ध्यान रखिए डी ऑफ जेड स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर sp3 d2 अगर यूज हो जाए तो क्या यूज करना है। देखिए ये वाला आंसर आप लोग दे पाते हैं। सर पिछला वाला में डी ऑफ जेड स्क्वायर यूज हो तो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज हो जा रहा है। पिछला वाला डी जेड स्क्वायर बेटा क्यों नहीं यूज किए, क्या कि क्यों यूज किए, सर वो यूज किया क्योंकि हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिर यूज से हो रहा है बोलिए। ना। सर डी ऑफ जेड स्क्वायर जब हम ले रहे हैं, डी ऑफ जेड स्क्वायर, जब ले रहे हैं तब उसका मतलब डी ऑफ वाई जेड से ज्यादा एनर्जी है ना उसके पास, डी ऑफ वाई जेड से ज्यादा एनर्जी है ना सर। नहीं बेटा, अरे अरे अब क्या कर गए बेटा, ये आउटर मोस्ट है बेटा, सारा डी खाली है। अरे देखो बेटा बात को समझो, इस यहाँ समझिए, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये 5 ऑर्बिटल है, ये पूरा खाली है। मैं लिगेंड लाया और इसके पास ले गया बेटा, यहाँ पे ये लोग 3 रिपेल होंगे, तो ये लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे। बेटा मैं लिगेंड यहाँ लेकर आऊंगा बेटा, 5 ऑर्बिटल खाली है, रिपल्शन किसका और एनर्जी ज्यादा किसका, एनर्जी कम किसका, समझ में आया बेटा। हाँ सर। यहाँ रिपल्शन तो वही तो खाली है ना बेटा, हाँ सर। तो रिपल्शन हुआ ही नहीं किसी का। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपको डी ऑफ जेड स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज करना है। देखो बेटा एक्सिस का डायरेक्शन से है, ठीक है, पहला वाला एनर्जी के कारण किए थे और बाकी ये दोनों हम लोग को डायरेक्शन के कारण यूज करना है। ऑक्टाहेड्रल आपको चाहिए, तो आप एक्स वाई और वाई जेड लेके क्या करोगे, आपको तो बॉन्डिंग चाहिए ना बेटा, और ये तो खाली है ना, इस बार एनर्जी कंसिडरेशन नहीं करना है। देखो बेटा ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, कलर वगैरह करा दिए थे, वो भी करा दिए थे। ठीक है बेटा, एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बेटा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का बुक एक्चुअली क्या है ना, एक ही आदमी ने पूरा नहीं लिखा है, अलग अलग चैप्टर अलग अलग लोगों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, तो एक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें बेटा आपका बेसिकली के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब ये जबरदस्ती पूरा दिया गया है क्योंकि जिन्होंने लिखा है उनको ये नहीं मालूम था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम का पूरा एक चैप्टर है, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, ऐसा होता है,
कि उनको मालूम ही ना हो कि बाकी सिलेबस में रहे क्या। चलिए, क्यों? क्योंकि किसी एक को बोला जाता है कि आपको ये चैप्टर लिखना है, बाकी उनको मालूम ही नहीं रहता है कि बुक में क्या चैप्टर है। चलिए, ये अपना मेटल है यार, 4 लिगेंड है, तो ये बनेगा Ml4। इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट बेटा एक स्टेप में नहीं बना होगा, इसका स्टेप वाइज रहा होगा। स्टेप क्या रहा होगा? मेटल रिएक्टेड विथ लिगेंड टू फॉर्म Ml, then Ml reacted with another ligand to form Ml2, Ml2 reacted with another ligand to form Ml3। ठीक है यार, यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, Ml3, और Ml3 will react with L to form Ml4। ठीक है, मैंने वो साइन गलत दे रखा था। ठीक है, माना ये जाता है कि ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। और बेटा बहुत हद तक सही है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन ना, दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं होता है कि आधा आधा 50-50 बनेगा प्रोडक्ट, नहीं, 99% और 1% भी रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये बेटा अपना स्टेप वाइज हो गया। बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3 और इसका K4। तो बेटा इसका K ओवरऑल क्या आएगा बेटा? सबको मालूम है बेटा, K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट K4, ये तो पता ही हम लोग को, M प्लस 4L इक्विलिब्रियम विथ Ml4। Now this K overall is actually known as stability constant। ये तो हम लोग को बहुत पहले से पता था। ठीक है, चलिए यही लिखना है बेटा। किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका फॉर्मेशन का ही तो बेटा उसी का नाम तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा ना, बस वही चीज है। और इसका रिवर्स को क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स को क्या बोलेंगे बेटा? ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है तो इसका नाम हो गया स्टेबिलिटी, बन रहा है तो स्टेबिलिटी, वापस जाएगा तो बेटा क्या बोलेंगे इसको? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। चलिए हो गया बेटा। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे बेटा 1/K ओवरऑल इज नोन एज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। चलिए, आप बता रहे थे बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको समझ में नहीं आया ना एनसीईआरटी से। चलिए देखते बेटा, उसको अच्छे से देखेंगे अब तो। सिंपल है बेटा, एक्चुअली क्या है पता क्यों नहीं समझ में आया? क्यों इनको बताना नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है उसमें, चलिए बुक ही देख लेते आगे, लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेंगे। हेजी है या ठीक ठाक दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए
A critical study of magnetic data of coordination compounds of metals of first transition series. मतलब 3D का ये लोग डेटा लेकर आए कि कौन सा डेटा, मैग्नेटिक डेटा, रिवील सम कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेटल्स आयन विथ अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, फॉर मेटल्स आयन विथ अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। तो अपने d ऑर्बिटल कहां से होता है? स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बट बेटा अपने को न्यूट्रल में नहीं मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोमियम 3+ भी है ना बेटा, तो उसका आपका आ जाएगा 4s0 3d3 आ जाएगा। क्रोमियम 3+ इज ऑल्सो हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन डी। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी। क्रोमियम 3+ का बेटा 4s0 3d3 आना है। तो ये भी एक्चुअली अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल है। तो वही चीज बता रहा वो क्या बोल रहा है, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, लाइक टाइटेनियम 3+ d1 है उसके पास, वेनेडियम 3+ d2 है, क्रोमियम 3+ d3 है। इनका कहना है कि इन लोगों के पास अगर d2sp3 हम लोग को जाना है तो इन लोगों के पास 2d ऑर्बिटल होता है खाली। यही कह रहा है, होना ही है बेटा, 5d में से 2d खाली है इनके पास मिनिमम। ठीक है, सो आगे बोलता है 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. मतलब ये कि अगर मैं क्रोमियम 3+ को अकेला लूं, इसका मैं म्यू निकालूं, और क्रोमियम H2O होल 6 बाहर 3+, इसका अगर मैं म्यू निकालता हूं तो दोनों का म्यू बेटा बराबर आएगा, आना ही है। इसके पास 3d में हाफ 1 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि d2sp3 में बेटा इनको तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया, 3 वाले लोगों को। तो बोला है दोनों का डेटा बेटा अग्री करता है। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। आप देखो बोलता है प्रॉब्लम कहाँ होगा पता है बेटा, जब मोर देन 3d हो जाएगा, समझे बात को, इस ये वाले में प्रॉब्लम आएगा, इसमें प्रॉब्लम आ गया। क्यों प्रॉब्लम आएगा? अरे दिख नहीं रहा, इसमें प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम आएगा? इसमें इसलिए प्रॉब्लम आएगा, जब d2 करने जाएगा ना बेटा तो कितनी बार पेयरिंग करा लेगा। तो जब ये फ्री आयन है, मतलब अकेला है, कोई नहीं है इसके आसपास, तो आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पर जब ये बेटा कॉम्प्लेक्स बनाएगा और पेयरिंग कर लेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, तो ये आपको अनपेयर्ड 5 नहीं दिखाएगा, तो डेटा अलग आएगा। और दूसरी बात, अगर वीक फील्ड से साथ करेगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो डेटा इसके साथ दिखाएगा। तो यही चीज आगे बस समझा रहा है कि इसमें क्या हुआ जब D5 वाले आ गए। देखिए when, अच्छा, when more than 3d electrons are present, the required pair of d orbitals for octahedral hybridization is not directly available। बिल्कुल सही है, आपको जितने चाहिए उतने मिल नहीं रहे बार बार। Thus for d4, d5 and d6 cases a vacant pair of d orbital results only by pairing of d electron। मैंने क्या बताया, अगर आपको अब खाली d ऑर्बिटल चाहिए तो पेयरिंग कराइए, तो विच लीव्स 2, 1 and 0 अनपेयर्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उससे अपने को मतलब नहीं है। The magnetic data agree with maximum spin pairing in many complex। ठीक है, ये कुछ नहीं है। However, species with d4 and d5 ions there are complications। देखिए क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया,
और एक वीक फील्ड लिया, बोलता दोनों का अग्री नहीं किया, नहीं करना है, होना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया, फिर वीक फील्ड लिया, बोलता अग्री नहीं करता है दोनों का डेटा, नहीं करना चाहिए। तो यही चीज है, ठीक है। अब आगे वही जाके बस समझा रहा है, द एपरेंट एनोमली मतलब प्रॉब्लम इज एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो हम लोग CFT में देखे बेटा, वो पेयरिंग हुआ, वो ये चीज बता रहा है, ठीक है। इन्होंने यही चीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए और कोई डाउट है तो बताइए बेटा। ठीक है। अच्छा, एक होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक रह गया था। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक बेटा सिंपल है, पर फिर भी बता दे रहे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, इससे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इज सिंपली, अच्छा नया से कर लेते हैं। ये बेटा होमोलेप्टिक है। ये बेटा हेट्रोलेप्टिक है। क्यों? दिस कंटेन्स ओनली वन एंड वन टाइप ऑफ लिगेंड, दिस कंटेन्स मिनिमम ऑफ टू टाइप ऑफ लिगेंड। So complexes which contains only one type of ligand are known as homoleptic, and which contains two or more type of ligand they are known as heteroleptic. Complex having only one type of ligand are called homoleptic. Complex having two or more type are called heteroleptic. Two or more type of ligand are called heteroleptic. तो homoleptic and heteroleptic, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, नोमेनक्लेचर से है, ठीक है। आपको क्या करेगा, नाम लिख के देगा, बोलेगा इसका फॉर्मूला बताइए। कहाँ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, मिल जा मिल जा मिल जा। एक कंपाउंड का नाम लिखिए, फॉर्मूला नेम लिखिए, उससे आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। फाइंड द फॉर्मूला। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 बनाइए। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2
हो गया सर। हो गया? हाँ सर। टाइप कीजिए तो आंसर। एकदम एग्जैक्टली मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाना है, सिंपली कीजिए, मैं समझ जाऊंगा क्या बोल रहे हैं आप। अनिकेत बेटा बना? बना रहे हैं सर। बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं। नहीं बेटा ये नहीं आएगा रनित। ये नहीं आएगा। देखिए बेटा, आगे आप इसको बनाइए। तो ये तो अपना स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, Fe होल Cn6। बेटा FeCN6 आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, साइनाइड का -6, तो बाहर कितना आएगा? 4-। अब देखिए अब बन जाएगा आप लोग से। बना? नहीं बेटा। एक क्या पे की? बोल रहे हैं हाँ बेटा। सर Fe4। हाँ सर ठीक। सी Fe4 हाँ समझ गया, अब ब्रैकेट बन फिर जाएगा, अब Fe। बन जाएगा। अब बेटा क्रिस क्रॉस कर देना है, तो बनेगा Fe का होल 3, फिर FeCN होल 6। नहीं नहीं, यहाँ 4 आएगा ना, क्रिस क्रॉस करना ना, और यहाँ 3 आएगा ना। हाँ यही आएगा। हाँ बेटा ये बना सबका। बना बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका आयरन का नंबर नहीं बताया, इनफैक्ट इसका भी नंबर नहीं मालूम है, बट हम लोग को बैलेंसिंग पता है, क्रिस क्रॉस पता है। इसीलिए हम बताए थे ना, ये लोग कितने लोग होते हैं उससे मतलब नहीं, हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, और कुछ नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर वगैरह बेटा और कुछ बनाए हैं जिसमें कुछ डाउट आया हो या नहीं बन रहा हो बिल्कुल एकदम? सर ब्रिज जब आ रहा है तब दिक्कत हो रहा ब्रिज? है। हाँ ब्रिज कहाँ से आ गया बेटा? सर एक मिनट। अरे नहीं बेटा, वो सब ब्रिज वाला हम लोग को नहीं करना है। देखो आज तक देखो, कुछ चीजें होती है ना बेटा जो मतलब डिफाइंड है कि सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। सर कॉम्प्रिहेंसिव दिया हुआ हाँ बेटा। कॉम्प्रिहेंसिव में दिया हुआ सर ब्रिज वाला। किसमें किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव में सर। अच्छा उसमें ब्रिज दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, ब्रिज का नहीं करता है, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल। चलिए इसका नाम लिखिए तो, ये वाला कभी कराए बता थे, मतलब प्रैक्टिस नहीं कराया। राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर।
Cl एक होगा। सिस तो है तो समझ में आ ही रहा है। नाम करना है पहले कटायन लास्ट में अनायन। कटायन में इसका नाम फिर इसका फिर इसका। सिस डाइक्लोरिडो, यहाँ बेटा बिस लगाना है और इसका नाम होता है इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, डाइक्लोरिडो पहले क्यों आएगा, सी पहले आता है ई बाद में आता है। ये बी और डी नहीं देखना है बेटा। ठीक है, क्लोराइड ये इसका नाम हो गया। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना था। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, क्रोमियम, 2 क्लोरीन है बेटा और 2 Cl है। सिस बोल रखा है बेटा, तो बताए थे एक En यहाँ लगाइए और एक En यहाँ लगा दीजिए आसपास, फिर ये Cl बेटा, ये अपना हो गया। होपफुली सब कोई बनाए होंगे बेटा, यही वाला तो बना था बेटा, आंसर सही आया था सबका। डायग्राम सही है। डायग्राम डायग्राम सिर्फ सही है। नाम में तो बेटा बिस कराए है ना बेटा। वैसे भूल इनफैक्ट कैसे। इसी का एग्जांपल लेके कराए थे कि देखो अंदर में डाई आ चुका है, बाहर डाई नहीं आएगा, ऑन सेफर साइड ब्रैकेट में चले जाइए। ठीक है, चलिए। अब आपके जितने भी नोमेनक्लेचर होंगे ना बिस वाले, ये मोस्टली यही ईएन वाले ही होते हैं। ठीक है, फिर ये मैं एक और खोज रहा हूँ, तो अच्छा मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले कुछ मिला तो नहीं है, इसका नाम कीजिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाम बनाइए, इसका नाम लिखिए खाली। सिंपल है बेटा। इस सॉरी सॉरी 4 नहीं है बेटा, यहाँ 2 है, क्या कर दिए, ये 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो वही आना है। अच्छा नहीं, थोड़ा फर्क पड़ा था।
अमोनियम हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का +2 आना है। सर टेट्रा फ्लोरीन ना 4 है। अच्छा हाँ बेटा, टेट्रा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 2। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा कम से कम बेटा प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट वाले सीधा डिस्कस करेंगे। क्यों, आसान वाले मोस्टली बेटा अगर आप सही से पढ़िएगा तो बना लीजिएगा, सीधा हम लोग डिफिकल्ट वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं मान के चलूं कि एनसीईआरटी आप लगभग सारा बना ही लेंगे, एनसीईआरटी में वैसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं या थोड़े फैक्चुअल आएंगे। फॉर एग्जांपल करेगा, इतना बदमाशी करेगा कि कलर पूछ लेगा, बोलेगा इसका रंग क्या होता है ये बताइए। या तो कलर याद है या तो याद नहीं है, वैसा फॉर्मूला थोड़ी ना कलर निकालने का कि डिराइव कर लेंगे कि ये ब्लू होगा या ग्रीन होगा रेड होगा। तो एनसीईआरटी में जितने कलर है ना उसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक में डमीज दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस बीच में। ठीक है बेटा।